गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 जनवरी है, तो हम लोग बात करने वाले हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इसमें आपका न्यूज़ दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता के अतिरिक्त पीआईबी और पीटीआई से कवर किया गया है। जो लगातार आप लोग को आंसर राइटिंग वन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाता है मेंस का। तो यह जो यूज़फुल होगा आप लोग के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। तो लगातार हमसे बने रहिएगा। आगे चर्चा करते हैं आज का टॉपिक क्या है, जिस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दिए हैं। पहला टॉपिक है पेरिस जलवायु के साथ साथ डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ अमेरिका। यह कल का न्यूज है, तो आज के न्यूज के साथ यह कैसे टैली कर रहा है। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ है उसमें अमेरिका की भागीदारी क्या है, उससे संबंधित कुछ आर्टिकल आए हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, यह क्यों जरूरी है। और मैंने पेरिस जलवायु समझौता में आपको अमेरिकी स्थिति के बारे में चर्चा की थी। तो आप लोग को क्या करना, वहां पर बस WHO को रख देना है पेरिस जलवायु की जगह पर, और बाकी जो चीज़ें बताई गई अमेरिका के संदर्भ में वही चीज़ें वहाँ लागू कर देनी है। तो नैतिकता और जो नैतिकता और विश्व नेतृत्व में अमेरिका की भागीदारी, उसके संदर्भ में इसकी भी स्थिति वही स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त अलग भी मुद्दे हैं, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति। देखिए, फिर से नई रिपोर्ट आई है, जिस पर आप लोगों को नज़र बना के रखनी चाहिए, जहां पर आपको कुछ डाटा और फैक्ट उपलब्ध होंगे। तो इसे क्या करना है, एक बार पीटी फैक्ट ओरिएंट हम देखेंगे। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन आज है। तो आज से संबंधित, इससे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल से संबंधित हम कुछ न्यूज को देखेंगे, पीटी फैक्ट को देखेंगे। नाइजीरिया बना ब्रिक्स का भागीदार देश। हालांकि यह 17 जनवरी का न्यूज है, ध्यान रखिएगा, पर यह आज क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 2030 से पूर्व पूरे हो जाएंगे एसडीजी स्वास्थ्य लक्ष्य। जो एसडीजी सतत विकास लक्ष्य हम लोग जो बना के रखे हैं 2030 तक प्राप्त करने के लिए, उसमें भारत का जो स्वास्थ्य लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए, ऐसा केंद्र सरकार बोल रही है। तो इससे संबंधित विभिन्न आयामों को हम देखेंगे यहाँ पर पीटी और मेंस ओरिएंट टॉपिक के साथ साथ इंटरव्यू फैक्ट के लिए। तो यह टॉपिक हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्तर के लिए देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते, इसके अतिरिक्त मेंस टॉपिक हम क्या देखेंगे कि भारत और इंडोनेशिया जो संबंध है उसमें सामरिक सहयोग एक और राह पकड़ी है, उसके संदर्भ क्या बने, हाल ही में इंडोनेशिया संदर्भ विकास क्या हुआ, विकास द्विपक्षीय व्यापार कैसे बढ़े हैं, द्विपक्षीय संबंध कैसे बढ़े, इस पर हम चर्चा करेंगे। और यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमसे वो कुछ रक्षा उत्पाद खरीदना चाहता है, तो इसके संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे। फिर आपका ऐसे ट्यूटोरियल में देखेंगे दुख सबको मांझता है। एक आप संदर्भ समझते होंगे कि समय के साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, निखर कर आता है। ये आप सुनते होंगे लगातार। या विषम परिस्थिति में हीरे की पहचान होती है, यह भी आप सुने होंगे, हीरे की पहचान होती है। तो इसी के अंतर संबंध में हम यह आज समझने का प्रयास करेंगे। आपके साथ अगर विषम स्थिति चल रही है तो आप किस तरीके से अपने समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। विषम स्थिति और समस्याओं के बीच हमेशा आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित आपको लेख बनाया जा सकता है। कुछ संभावित प्रश्न आपको दूंगा, जिसके आधार पर आप अपना इस एसे को तैयार कर सकते हैं। तो लगातार हम बने हुए चीज़ों को कवर करने के लिए, तो यह जो कोर्स है डीएनए का, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, ये दो प्रकार से आप लोग को उपलब्ध किया जाता है, एक प्राइम बैच के तौर पर, एक बेसिक बैच के तौर पर। प्राइम बैच में बच्चे को डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाता है, डेली क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाता है, डीएमपी अर्थात डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, वन क्वेश्चन जिसका रिव्यू मेरे द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ वन डाउट सॉल्विंग सेशन कराया जाता है, तो बच्चों को वहाँ से भी चीज़ें कवर की जाती है। आंसर राइटिंग जो एलिवेशन आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है, जो क्वेश्चन होते हैं, जो ये प्रश्न दिया जाता है, उसका आंसर फॉर्मेट भी दिया जाता है, ताकि आप उसका एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सकें। बेसिक बैच जो है, केवल उसको डेली पीपीटी उपलब्ध करा दिया जाता है, वो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दे दिया जाता है, ताकि आप वहां से चीज़ों को कवर कर सके। और यह यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री है इसका वीडियो, और यह जो प्राइम बैच की सुविधाएं हैं ये युक्ति इसके ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप दोनों जगह आप चीज़ों को ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं। प्राइम बैच का जो फी है वो मात्र 599 है। जो इतनी सुविधाएं दी जा रही है मात्र 599 में, एक ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो
जो सुविधाएं दी जा रही है पर डे के हिसाब से आप उसका आकलन कर सकते हैं कितनी मेहनत की जा रही है, इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो यहाँ पर चीज़ों को उन तक पहुँच स्थापित करना जो यहाँ तक सक्षम नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत बड़ी फी होती है 599। तो हम वहाँ तक पहुँच स्थापित करना चाहते हैं, तो आपका सहयोग अपेक्षित है। इसे स्कैन कर आप प्राइम बैच से जुड़ सकते हैं। और बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो आप वहां से यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। डीएमपी क्या है, तो डेली मेंस प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं, जिसमें आप दैनिक आधार पर मुख्य परीक्षा को अंतिम रूप दे सकेंगे। जहां पर अंतिम रूप कहने का अर्थ क्या होता है, जब तक आप मेंस परीक्षा जो मुख्य परीक्षा आपकी होती है, जो सब्जेक्टिव होती है, वो उसमें अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपका जो पीटी और पीटी की जो तैयारी है वो धरी की धरी रह जाएगी। आपके अंदर यह नहीं होगा कि आप कम समय में कैसे बेहतर बेहतर उत्तर लिख पाए, जबकि ये कला नहीं सीखिएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, समय सबको दिया हुआ है, सिलेक्शन निर्धारित सीट पर उन्हीं लोगों का होगा जो सबसे बेस्ट होंगे। आप में जो भी कमियां उसको आयोग क्यों ढोएगा, सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। आप सक्षम बनिए तो समाधान आपके हाथों में होगा। और यह जो है बेसिक और प्राइम बैच दोनों के लिए यह क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाता है, पर प्राइम बैच के बच्चों को इसका क्वेश्चन रिव्यू करके दिया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप में सिर्फ प्राइम बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, जहां पर उत्तर लेखन के लिए आपको सहायता दी जाती है, मूल्यांकन आपकी कॉपियों को लगातार किया जाता है, मॉडल उत्तर भी दिया जाता है। तो अब 1-to-1 सेशन में हम लोग गूगल मीट के माध्यम से क्या करते हैं, बहुत से क्यूरी को सॉल्व करते हैं। तो इससे संबंधित चीज़ों को कवर करेंगे। आज का गूगल मीट आप लोग को 8 PM में निर्धारित है, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। इतनी चीज़ें समझने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारे टेस्ट आप लोगों को लगातार क्विज लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से शामिल हो सकते हैं। आपको व्हाट्सएप चैनल पर आपको क्या दिया जाता है, डेली पेपर कटिंग अतिरिक्त दिया जाता है, जो और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको देखने की जरूरत है। फिर आपको यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप अगर यदि हैं तो आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। फिल्म्स टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले देखिए, कल का न्यूज एक नज़र डाल लेते हैं कि पेरिस जलवायु के साथ साथ WHO से भी अलग होने की बात कर रहा है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से। ऐसी नीति अपनाने के बाद विश्व में थोड़ा सा क्या हुआ, असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। दायित्व को लेकर प्रश्न खड़ा होंगे, फिर भागीदारी को लेकर प्रश्न खड़ा होंगे। तो आपको यहाँ से जरूर मेंस में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर मेंस में प्रश्न नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पर मानिए कि इंटरव्यू में प्रश्न ये तो लगातार पूछे जाएंगे। और आपका यहाँ आइडिया उस प्रकार का होना चाहिए जहां पर सरकार सरकार जिस तरीके सुविधाएं सेवा की आपूर्ति करना चाहती है उसी संदर्भ में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि ट्रंप का जो कार्यकाल के आदेश क्या है। सबसे पहले देखिए, संघीय कर्मचारियों के कार्यकाल लौटाना होगा। कोविड के दौरान घर से काम पर छूट दी गई थी। अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल सेना भेजी जाएगी, ऐसी बातें की जा रही है। केवल 2 लिंग पुरुष और महिला को मान्यता, एलबीटी मान्यता बढ़ाने के विभिन्न कार्यकारी आदेश निरस्त कर दिए गए। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया, जिसका उद्देश्य देश में ड्रिलिंग कार्यों को बढ़ावा देना, ताकि अमेरिका में ऊर्जा निर्यातक के रूप में उभर सके। फिर टिकाऊ को प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए 75 दिन में रोक लगाने के लिए आदेश, ये सब बातें की गई। टिकटॉक को बंद कर दिया गया, ये सब फैक्ट आपको बताया गया। अब जलवायु परिवर्तन से हटने की बात लगातार, जिस पर मैंने आप लोग को चर्चा भी किया था, उसी के साथ अमेरिका WHO से भी बाहर लेने की बात कर दी। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आप लोगों को यह क्यों जरूरी है समझना कि WHO में भागीदारी इंपॉर्टेंट है। भागीदारी इंपॉर्टेंट है, 1 सेकेंड। हाँ, भागीदारी इंपॉर्टेंट है। आपको यह क्यों समझना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं रोटरी इंटरनेशनल की, कनाडा की, ब्रिटेन की, यूरोपीय कमीशन, गेवी आप लोग देखे होंगे। कोविड के दौरान जो इसकी कार्य किए गए थे, जब हम सामूहिक रूप से संघवादी स्वरूप दिया गया था, तो आप इसको देखे होंगे, इसका योगदान को देखे होंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले। तो ये क्यों जरूरी है? देखिए, वैश्विक संस्थाओं में लगातार प्रश्न उठता है कि लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। उनकी किस प्रकार से लोकतांत्रिकरण? सदस्यों की सहभागिता को लेकर, कार्य निष्पादन को लेकर, निष्पक्षता को लेकर, जैसे कोविड के दौरान इस पर प्रश्न उठाए गए थे, या बहुत से चीजों को लेकर जहां पर गोलबंदी होती है उसको लेकर यहाँ बातें उठती है।
तो यहाँ पर अमेरिका क्यों अलग हो रहा है? अमेरिका का कहना यह है कि हमें वित्तीय जो रूप से वैश्विक संकट में बड़ी मदद करता रहा है। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इस वजह से किया किनारा कोविड-19 जो महामारी के ठीक न संभाल पाने और दूसरे सदस्य देशों की राजनीतिक प्रभाव में आकर फैसले लेने की वजह से। एक्चुअली WHO में जो विवाद कारण क्या है, कोविड में चीन पर आरोप अभी तक तय नहीं हो पाया और सभी देश या रिसर्चर यह मान रहे हैं कि चीन से ही इसका ओरिजिन हुआ था, पर WHO डायरेक्ट अभी तक नहीं बोल पाया। और इसकी निकम्मता इस तरीके से देखिए कि यह अभी तक तय भी नहीं कर पा रहा है कि कोविड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इस प्रकार की संस्थाओं का रहना न रहना एक अलग प्रश्न है। फिर भी यह समझना होगा कि अगर कोई देश आपको सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से, अपनी इकोनॉमी से पैसे निकाल के दे रहा है, तो आपकी दायित्व भी बनती है ना। यहाँ पर केवल इस तरीके से नहीं देखना है कि प्रो आपको अमेरिका ऐसा डिसीजन ले लिया। संस्था कोई भी हो, संस्था मान लीजिए आपको यूएन हो, तो यूएन का दायित्व बनता है ना कि उसको उस प्रकार के वैश्विक मुद्दों का समाधान ढूंढना चाहिए जो समस्या लोगों से हो रही है, देशों को हो रहा है। कि इसका मतलब यह नहीं ना कि आप ये चीज़ आपको प्रमोट कर देना है कि किसी खास देश खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी रवैये को अपनाए रखना है। जब आप कोविड जैसी विषम परिस्थिति में यह तय नहीं कर पाते हैं कि इसका ओरिजिन देश कौन है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, किस देश। आज चीन के बारे में सबकी बात हुई, चीन से प्रत्यक्ष लेबोरेटरी से यहाँ से निकले, ये सब साक्ष्य उपलब्ध है, फिर भी आपने नहीं किया, तो यहाँ समस्या तो उत्पन्न होगी ना। तो अमेरिका अपने चीन और अमेरिका के बीच जो अंतर्द्वंद चल रहा था, उससे पूर्व अमेरिका चीन के बीच कई विवाद सामने आए थे, जैसे उसमें आपको वित्तीय टैरिफ, ये सब सारी बातें हो रखी थी। तो यहाँ पर जब यह घटना घटी तो अमेरिका का मोह भंग हो जाता है और WHO जैसी संस्थाओं से वो बाहर निकलना चाहता है, ऐसी बात वो करता है। अब ध्यान रखिएगा, खासकर चीन की तुलना अमेरिका के अनुचित भारी भुगतान के विश्व के संगठन की बात करते हैं। और यहाँ देखिए टॉप जो लिस्ट है, यहाँ पर चीन की कोई भागीदारी नहीं है। ठीक है ना, जो आप देश देख रहे हैं वहाँ टॉप में किसी चीन की भागीदारी नहीं है। और यह कारण क्या है? जो वर्तमान अध्यक्ष है, महानिदेशक इनके WHO के, जो उनका ज़्यादा झुकाव चीन के तरफ है, इस कारण यह सब बातें उभर कर सामने आ रही है। हालांकि देखिए, इसके समाधान के तंत्र ढूंढे जा सकते हैं, फिर भी जब स्थितियां उभर कर सामने आती है तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अमेरिका योगदान देता है, लगभग कितना देता है आपको? 128.4 करोड़ डॉलर का योगदान देता है प्रतिवर्ष। अगर हम वित्त वर्ष 22-23 की बात कर ले, उसके बाद जर्मनी, उसके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गेवी संस्था, तो ये आपको यहाँ पर वार्षिक अनुदान के बारे में हम बात करें, देखिए अमेरिका देता है कितना आपको? 128। यहाँ पर अगर बात करें WHO के बजट, 1.28 अरब डॉलर का दान मिला 2022-23 में। इसमें 21.8 करोड़ डॉलर अनिवार्य वार्षिक भुगतान के रूप में था, वहीं ये 1.08 डॉलर स्वैच्छिक योगदान था। 4.7 करोड़ डॉलर आपातकालीन निधि से तहत दिया गया था। चीन ने इस दौरान कुल 15.7 करोड़ डॉलर का योगदान दिया, जिसमें 11.5 करोड़ अनिवार्य वार्षिक भुगतान शामिल था। तो सोच के देखिए कि अगर अमेरिका 128 दे रहा है और आप चीन 15.7 करोड़ दे रहा है, तो आप क्या होते हैं कि अगर उसके फेवर में आप निर्णय नहीं लीजिए तो कोई भी संस्था के प्रति उसकी जवाबदेही कम करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय हित भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में लोगों की इच्छाएं भी इम्पोर्टेंट है। विवाद उत्पन्न हो जाता है, लोग सवाल उठाने लगेंगे, तो यहाँ पर अंतर संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। इसी के संदर्भ में चीज़ें समझिएगा कि अमेरिका स्वीकृत बजट जो है 12% योगदान देता है कुल जो उसके WHO के। तो यहाँ पर कुल फंडिंग में अमेरिका का वास्तविक जो हिस्सा 15% आता है। तो इस तरीके से मिलता है फंड। WHO को 3 तरह का फंड मिलता है, जिसमें सदस्य देश GDP और जनसंख्या के आधार पर अनिवार्य वार्षिक भुगतान करते हैं। इसके अलावा सदस्य देशों और अन्य भागीदार स्वैच्छिक योगदान भी करते हैं। यह अनिवार्य नहीं होता। इसी तरह से बीमारी प्रकोप जैसे स्वास्थ्य आपात स्थितियों में आपातकालीन निधियां भुगतान होती है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि WHO को किस प्रकार से योगदान मिलते? तो 3 योगदान 3 तरीके से मिलता है। एक जो वार्षिक भुगतान के तरफ होता तौर पर होता है, जो हर वर्ष मिलता है, और 2 स्वैच्छिक है, एक आपातकाल की स्थिति में, और एक क्या होता है कि आप किसी प्रकार के प्रकोप में स्वास्थ्य आपात आ जाता है उसकी स्थिति में। एक देता है कि स्वैच्छिक रूप से योगदान देता है, मुझे पैसा हो गया ज़्यादा, मैं चाहता हूँ इस साल डोनेट करना WHO जैसी संस्था में, ताकि वो विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर
क्या कर सके, विनिमय कर सके। तो दो प्रकार के स्वैच्छिक होंगे, एक अनिवार्य प्रकृति के होते हैं। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अमेरिका का कंसर्न यही है कि डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था किसी खास देश को लेकर, हालांकि डब्ल्यूएचओ पहले भी अमेरिका या अन्य देशों के अनुशंसा पर काम करती रही है। ऐसा नहीं कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा एक तरफा है, ऐसा नहीं। पहले डब्ल्यूएचओ उसके परिप्रेक्ष्य में भी अब नई धुरी बन रही है तो डब्ल्यूएचओ इधर झुका हुआ है। तो यहाँ समस्या यह है ना, संतुलन बनाना होगा डब्ल्यूएचओ को। नहीं तो हम क्या करेंगे ना, दायित्व जो हमें दिया गया है वैश्विक नेतृत्व के लिए, उससे कहीं दूर होकर हम राजनीतिकरण में चले जाएंगे। और राजनीतिकरण संस्था में हो या देश में हो, अधिक राजनीतिकरण हमेशा घातक सिद्ध होती है। वो उद्देश्यों से भटका देती है। उद्देश्यों से क्या होती है, भटका देगी। जिसके लिए सेवा की आपूर्ति के लिए आपको बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए सेवा आपूर्ति के लिए, वहीं से आप दूर हो जाइएगा और आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर समस्याओं का समाधान समझना होगा। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संबंधित वैश्विक प्रयासों का समन्वय है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया जाता है विशेष एजेंसी के तौर पर, किसका, यूनाइटेड नेशन का। और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 देश और दो सहयोगी देश है, जैसे फिलिस्तीन। आपको याद रखना है, यहाँ पर चीजें याद रखनी। महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है इसका, वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करना, बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण करना। और इसके संबंध को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, हम कोरोना की बात करें, इबोला की बात करें, इन जैसे वायरस जो पहले से ही आपको 78-70 के दशक, 80 के दशक में आए हुए हैं, उसका अभी तक समाधान जो उपयुक्त टीका होता नहीं बनता। आपातकाल की स्थिति में जाकर हम टीका बनाते हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं के समान पहुंच को सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, आपातकालीन स्वास्थ्य संकटों से निपटना, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। फिर भी यहाँ चीजों को समझना, इसकी संरचना की हम बात कर ले तो विश्व स्वास्थ्य सभा होता है इसका, जिसमें डब्ल्यूएचओ का निर्णय लेने वाले मुख्य निकाय के तौर पर काम करता है। इसमें सभी सदस्य देश प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कार्यकारी बोर्ड जो होगा उसका 34 तकनीकी रूप से योग्य सदस्य का समूह होता है। महानिदेशक डब्ल्यूएचओ का प्रमुख होगा। वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है। जो इसका कारण, विवाद का कारण, अमेरिका और चीन के बीच जो विवाद का कारण कोविड के काल था, इन्हीं के कारण था। थोड़ा झुकाव इनका ज्यादा था, कुछ उनके देश के हित से चीन से जुड़े हुए थे, इसके कारण। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस देश के व्यक्ति है। क्लियर है। चलिए, महत्वपूर्ण उद्देश्य के तौर पर हम बात कर लेंगे और भी चीजों को लेकर। जब हम बात करते हैं इसके प्रश्न को लेकर, तो प्रश्न में क्या है, डब्ल्यूएचओ 22-23 के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डब्ल्यूएचओ का जो बजट था, वार्षिक बजट उसका, अमेरिका ने कुल 1.28 अरब डॉलर का योगदान किया, जिसमें 21.8 करोड़ आपको अनिवार्य वार्षिक भुगतान था। वही चीन का कुल योगदान 15.7 करोड़ डॉलर था, जिसमें 11.5 करोड़ रुपया अनिवार्य वार्षिक भुगतान था। डब्ल्यूएचओ की स्वीकृत बजट 10.4 अरब डॉलर था, लेकिन इसमें 2 अरब डॉलर की कमी थी। यह फैक्ट बताया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ की कुल फंडिंग में अमेरिका का वास्तविक हिस्सेदारी लगभग 12% था। तो कोड देख लेना, कोड के आधार पर केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 1, 4 सही है, केवल 1, 3, 4 सही है, केवल 2, 3 सही है। तो आप जाके पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, डाटा फैक्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में उत्तर आप लोग सभी लोग दीजिएगा। कुछ बच्चे जो 2 दिन देते हैं, 4 दिन भाग जाते हैं। देखिए, लगातार प्रयास करने से ही समस्याओं का समाधान होगा, ये मान के चलिए। और बार बार चीजें बोली जा रही है, उसको करिए, लाभ होगा। देखिए, अच्छे क्रांति से लेकर अच्छे ऊर्जा को लेकर, क्रांति को लेकर एक डाटा रिपोर्ट आया। उस पर मैंने कुछ शुरुआती दौर में, इस महीने के शुरुआती दौर में ही इस पर एक डाटा फैक्ट आप लोग को कवर किया था, जहां पर आप लोगों को लास्ट ईयर अक्टूबर का जो डाटा था वो भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर कल के पीआईबी में एक न्यूज आया, जहां से आप लोगों को डाटा कलेक्ट किया गया। तो तुलना कर लेना है, कुछ चीजों को तुलना कर लेना है। जहां पर हम बात करते हैं 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल कर प्रतिबद्धता को लेकर ग्लोबल लीडर बन रहा है भारत, इसकी बात हो रही है। जहां पर सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों में क्या नीतिगत फैसलों में बढ़ावा देने को सुधार की बात हो रही है। 20 जनवरी 2025 तक भारत में कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गया था, जिस पर मैंने डाटा भी कलेक्ट करवाया था आप लोगों को। तो ये सब फैक्ट याद रखने। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 24.5 गीगावाट सौर क्षमता
3.4 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई और 2023 की तुलना में यह दुगने से अधिक है। तो यह फैक्ट याद रखना है। पवन प्रतिष्ठानों में 21% की वृद्धि दर्शाती है, तो पवन ऊर्जा में कितना 21% वृद्धि दिखता है। वहीं हम बात करें 2024 में 3.4 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई, जिसमें गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे आगे है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। इन राज्यों में नई पवन ऊर्जा क्षमता 98% की वृद्धि की, जो पवन ऊर्जा क्षमता उनके निरंतर बढ़ोतरी को दर्शाता है। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। और आपको अगस्त 2024 तक का भी डाटा दिया गया, तो तुलना कर ले। इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है, तो जो बच्चे पुराने हैं इस मंथ से जुड़े हुए हैं उसको जाके देख लीजिए वीडियो को टैली कर। जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा जाके रिव्यू जरूर कीजिए, वीडियो को देखिए, और कुछ दिनों के बाद आप लोग भी न्यूज कलेक्शन में आप लोग भी साथ चलने लगेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताइएगा इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे हम बात करते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन कर दिया गया है, आज से ही होगा स्टार्ट। तो ध्यान रखिएगा 23 जनवरी 2025 से, जो आज है, आपको खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 के बारे में 5 दिनों के तक 2 स्पर्धाओं में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की प्रतिस्पर्धा होगी। जहां पर हम बात करें पहला भाग होगा, उसके बाद दूसरा भाग जिसमें स्केटिंग जैसे बर्फ के खेल खेले जाएंगे, ये सब बात हो रही, जो 22 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। ये सब फैक्ट याद रखने हैं, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम आगे बात करें खेलो इंडिया के बारे में, विभिन्न खेलों तक आयोजन होता है जिसमें खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। खेलो इंडिया शीतकालीन से 2025 खेलो इंडिया जो आपको होगा लद्दाख में आइस शिविर 23 और से 27 के बीच होगा। स्थान लेह और लद्दाख में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। प्रतिभागी 19 राज्य शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, संस्थागत संगठन के 428 एथलीट शामिल होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में स्नो इवेंट जब होंगे तो 22 से 25 फरवरी को गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर जहां पर खेल आयोजित किया जाएगा। नार्डिक स्काइलिंग, अल्पाइन स्काइलिंग, स्की माउंटेनियरिंग और स्नो बोर्डिंग, ये सब किए जाएंगे, जहां 400 से अधिक एथलीट इसमें भाग लेंगे। तो 2 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें कुछ फैक्ट। जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा ओलंपिक्स गेम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए पैरा गेम्स के बारे में, तो अप्रैल 2025 में बिहार में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है और पैरा गेम्स का आयोजन बिहार में अप्रैल 2025 को, इन दोनों खेलों 10 से 15 दिनों का अंतराल होगा। ये सब बातें हुई है, तो पीटी फैक्ट में याद रखिएगा कहाँ आयोजित होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स। और इसके बाद पिछले संस्करणों में मेजबानी दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल और तमिलनाडु किया है खेलो इंडिया का। और अब तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के खिताब केवल महाराष्ट्र और हरियाणा ने जीते। ये सब फैक्ट याद रखने, क्लियर है। एक पीटी फैक्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बिहार किया जाएगा, बिहार, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, हरियाणा है। मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए लगातार 70 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के लिए सामर्थ्य मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग के लिए चलाया जा रहा है। साथ ही प्रवाजो आपको केवल यह टेस्ट से रिलेटेड है, टेस्ट आपको लिया जाएगा प्रत्येक संडे को, ठीक है ना। और एक क्लास आपको सैटरडे को दिया जाता है, जो आपको वीक का जो टारगेट दिया जाता है उसके आधार पर, तो आप इन चीज़ों को कवर करेंगे। और सामर्थ्य में आपको डेली बेसिस पर होमवर्क दिए जाते हैं 1 क्वेश्चन का, जिसको आप लोग रिवीजन करते हैं। और डेली आपको क्रिप्स नोट्स उपलब्ध किया जाता है, क्रिप्स नोट्स आपको दिया जाता है, यहाँ भी क्रिप्स नोट्स दिया जाता है, तो आप इस चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और दोनों की फीस सामर्थ्य के 1999 और प्रवाह के 1499 है। तो आप इस चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या अंतर है। वीडियो को पॉज करके एक बार अंतर जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या लाभ आपको सामर्थ्य में दिए जाएंगे और प्रवाह में दिए जाएंगे। लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं और बच्चों का सपोर्ट भी आ रहा है, चीज़ें की डिमांड बढ़ रही है। तो आप क्रिप्स नोट्स को एक बार जरूर टैली कीजिए अपने अन्य नोट्स से। जिस तरीके से वेरिएशन, जिस तरीके से चीज़ों को, तथ्यों को शामिल किया गया है, क्रिस्प टू द पॉइंट बात की गई है, वो आपको विरले ही कहीं मिलेगा, ना के बराबर यहाँ दिया जाएगा। जितना डाइवर्सिटी टॉपिक को लिया गया है उस तरीके से शायद ही कहीं लिया गया होगा। तो वहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे और उत्तर लेखन में आपकी सटीकता बढ़ेगी। तो यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हाँ, हम लोग नए जरूर है, पर हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो सफलता प्राप्त करने का लगन है, वो पीछे नहीं है, किसी से कमतर नहीं है।
देखिए, संस्था कोई भी बड़ी संस्था बनती है ना, उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत से लोग काम करते हैं। ब्रांड है ना, ब्रांड, टीचर का ब्रांड के नाम से हम चलते तो जरूर है, पर उसके पीछे बहुत से लोग रहते हैं और यही संस्था को जिंदा रखते हैं। और इन्हीं संस्था संस्था के बदौलत कोई ब्रांड बनता है। तो हमारे पीछे ब्रांड बन रहा है, हमारी टीम के साथ चीज़ें काम कर रही है, लोग अच्छे अच्छे लोग काम करने वाले हैं। तो आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट के लोग आपके यहाँ शामिल किए गए हैं, ताकि आपके पास जो कंटेंट है ना सभी इंस्टीट्यूट से बेहतर हो। और आप उसको जाके क्रिप्स नोट्स में देखिए और उसके बारे में कुछ बोलिए। केवल पीडीएफ लेने से, पीडीएफ कलेक्टर होने से आप कलेक्टर नहीं बन जाइए। मैं सब मेरी शब्द कड़ी होगी, पर यही हकीकत है। बच्चे क्या करते हैं, केवल पीडीएफ के चक्कर में मरे पड़े रहते हैं। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इसके पीडीएफ, उसके पीडीएफ, उसके पीडीएफ। पर पीडीएफ का जो कंटेंट है, क्या वो आपके लिए उपयोगी है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उपयोगी है तो आप उसको जरूर फॉलोअप कीजिए, नहीं तो एकदम मत फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्या होता है ना, एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है। इसमें अपनी सारी लगन क्षमता आपको देनी है, नहीं तो 2 साल आपका बर्बाद। सीधा सा मतलब समझिए। तो आपके पास वो कंटेंट होने चाहिए जिसके डाइवर्सिटी अधिक हो, जिसके कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट हो, टू द पॉइंट हो। क्योंकि अब जो पैटर्न बदला है ना, उसमें बकवास की बातें नहीं लिखी जाती है। टॉपिक आएगा, टॉपिक के बारे में विशेष चर्चा कीजिए, चीज़ों को मेमोराइज कर दीजिए। तो इसका डे वीक 2 का जो प्लान है, आपको आज कितना तारीख है, 23 तारीख, तो डे 11 आज चलेगा, भू राजस्व नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ, भारतीय कृषि और उद्योग प्रभाव। तो आप इसका नोट्स आपको शाम तक उपलब्ध करा दिए। इसके बारे में आप पहले से पढ़िए, गूगल सभी जगह आप लोग को इसका शेयर कर दिया गया था। तो डे के आधार पर चीज़ों को कवर कीजिए, इतना ही टॉपिक पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए, अच्छे कंटेंट को पढ़िए। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये आपको टेबल है टेस्ट का, तो आप इसके अनुसार टेबल दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, या तो मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगी। चलिए आगे हम बात करेंगे। नाइजीरिया बना ब्रिक्स का भागीदार देश। देखिए, 17 जनवरी को तो ऐसा ही आधिकारिक घोषणा के तौर पर क्या हुआ कि भागीदार देश घोषित कर दिया। वर्ष 2025 में भागीदार देश के तौर पर इसे ब्रिक्स समूह में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, 16वां जो समिट हुआ था, ब्रिक्स समिट, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कब से कब और किस देश में आयोजित किया गया था 16वां एनुअल ब्रिक्स समिट। वहाँ पर जब हुई थी तो यहाँ पर बहुत से देश, जैसे अल्जीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम जैसे देश थे। आपको क्या हुआ यहाँ पर देखिए, न्यू पार्टनर्स डिक्लाइन है, मेंबर्स स्टेट जो पहले से है, न्यूली ज्वाइन जो करेंगे, नॉन जो कम्युनिटल जो आपको शामिल इसमें नहीं, जिसमें आपको यह देश दिख रहा होगा, एकमात्र देश। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये सब देशों का जो समूह दिया गया है उसको अच्छे से देख लेना है, कौन सा देश किस श्रेणी में आता है। प्रश्न यहाँ से बना दिए जाएंगे तो आप फंस जाइएगा। और यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ल्ड मैप निकालिएगा, कौन कहाँ देश है देख लीजिएगा। क्लियर है? इसको गहनता से नहीं तो अलग से मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिक्स का गठन 2009 में होता है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन के द्वारा किया जाए। 2010 में G7 देशों के प्रति संतुलन स्थापित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है। क्लियर है? तो अब ब्रिक्स हो गया, पहले ब्रिक होता था पहले, अब ब्रिक्स हो गया। अब इसके अलावा 2023 में जो 1 जनवरी 2024 से, ध्यान रखिए, ब्रिक्स में ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई शामिल हो जाते हैं। कुल 9 देश हो जाते हैं। अर्जेंटीना को भी ऑफर दिया गया तो उसे शामिल करने के लिए वो राजी हुआ था, फिर बाद में वो मना कर दिया। सऊदी अरब के पास भी स्टैंड दिया हुआ, पर अभी हाल में ये शामिल नहीं हुआ। आमंत्रण तो दे दिया गया पर शामिल होने की घोषणा नहीं किया है। इस तरीके से वर्तमान में 9 है, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब गिन के 10 हो जाएंगे जब ये रिकमेंड कर देगा। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया और जनवरी 2025 में यह प्रभावी होगा। तो वर्तमान में सऊदी अरब नहीं है, इंडोनेशिया को ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया भी शामिल हो चुका है। वही तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया औपचारिक रूप से ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्लियर है? तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया। तो इंडोनेशिया आपको 10वां सदस्य बना है। अभी सऊदी अरब स्टेट मोड में, अभी भी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान के साथ साथ मिलकर 9वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, अन्य जो देश पहले से कितने भागीदार देश थे तो इनका नाम याद रखिएगा। और ब्रिक्स में भागीदार देश का अर्थ क्या होता है? वैसे राष्ट्र या संगठन जिन्हें सदस्यता के बिना अथवा औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना
शिखर सम्मेलनों में, मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने अर्थात अन्य संयुक्त उपकरणों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह वाच करेगा, मान लीजिए बैठक हो रही है, यहाँ पर बैठा हुआ अध्यक्ष बैठा हुआ है, इसके बगल में इनको कुर्सी उर्सी दे दी जाएगी, आराम से क्या करेंगे, जो ये निर्णय लेंगे उसके बारे में वाच करेंगे, इसकी नीतियों को समझेंगे, किस प्रकार से नियम कानून बनाए जाते हैं, किस तरीके से वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए नीतियां, अपने देशों का सहभागिता को बढ़ावा, द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों के संदर्भ में चर्चा होगी, आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियां बनाई जाएगी। उसमें यह क्या करेगा, अपनी चीजों को वाच करे, हमारी भागीदारी कहाँ होगी, कुछ सुझाव देगा। हो सकता है किसी मुद्दे पर यह कुछ बात बोले कि हमारा देश भी इस पर बेहतर कार्य कर रहा है, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, पर इसके बातों को मानना ना मानना, ये जो प्रमुख 9 राष्ट्र है, अब ध्यान रखिएगा, इनकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेगी, या अध्यक्षता जो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ये फैक्ट याद रखिएगा। पर यह सम्मेलन में भाग लेकर जो सदस्य देश है उसकी रणनीतियों को समझेगा, और उसको अगर लगेगा बेहतर रणनीति काम कर रहा है ग्लोबल साउथ के मुद्दे या अन्य मुद्दों के, ग्लोबल वार्मिंग या अन्य मुद्दे, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी के स्तर पर, जब हमारा देश के साथ समर्थन करेगा, तो ये देश हो सकता है कल आवेदन कर दे कि हम आपका सदस्य बनेंगे, जैसे इंडोनेशिया और भी देश पहले किए करते थे, जो भागीदार देश हुआ करता। क्लियर है? तो ये सब फैक्ट याद रखना है कि इस तरीके से आपसे प्रश्न बनाए। जैसे नाइजीरिया जो है विश्व का 6ठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है, इसके अतिरिक्त यह अफ्रीका की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से फैक्ट याद रखना है। हम नाइजीरिया की बात कर रहे हैं, नाइजीरिया में पोर्ट ऑफ हार्कोर्ट है, ध्यान है, गल्फ और गुयाना के बाद अटलांटिस और जो ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, उसके पास यह स्थित है, इसके जो समुद्री सीमा लगती है। और नाइजीरिया अफ्रीका पश्चिमी तट पर स्थित प्रायः ज्वाइंट ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ज्वाइंट ऑफ अफ्रीका कहाँ पर स्थित है, तो नाइजीरिया में। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों को कहा जाता है, किन किन देशों से मिलकर बना हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसके बाद आपको कैप एंड हुड जो देश है किसे बोला जाता है, इस तरीके से कुछ तथ्यों को बताने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाइजर रिवर जो रिवर है महत्वपूर्ण रूप से है, आपको लेक चार्ट मिलता है, तो लेक चार्ट जो है आपको इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद विक्टोरिया झील से भी प्रश्न यहाँ पूछा, अफ्रीकी कंट्री का देश में 3 राष्ट्रों के सीमा साझा करती है, तो विक्टोरिया झील के बारे में बताइएगा। इसका फैक्ट है, पीटी फैक्ट याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं एक प्रश्न से कि ब्रिक्स समूह में भागीदार देश का तात्पर्य क्या है। पहला है वे देश जो ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य और शिखर सम्मेलनों में निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। कथन सही या गलत है बताइएगा। ऐसे देश या संगठन जिन्हें बिना सदस्यता के शिखरों सम्मेलनों में, मंत्री स्तरीय बैठकों में, अन्य संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह कथन सही या गलत है बताइएगा। वे देश जो केवल पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होते, सही है या गलत है। फिर वे देश जो ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बनने की प्रक्रिया में है, तो यह सही है या गलत है मुझे बताइएगा। 4 कथन दिए गए, पूछ रहा भागीदार देश का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर बता दीजिएगा, आगे हम बात करते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट से तैयार करके जाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है पिछले 3 वर्षों की प्रगति समीक्षा आपको प्रस्तुत की गई। इसमें सरकार का विश्वास पता चलता है कि सतत विकास लक्ष्य जो है SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम जिसे बोलते हैं, या सतत विकास लक्ष्य 2030 से काफी पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा। किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य क्षेत्र में, जो हमारा लक्ष्य है। क्लियर है? अब यह स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य है क्या, तो 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य दिए गए थे, निर्धारित किए गए थे, और एक 169 टारगेट है। और यहाँ से बीपीएससी ने इसी टॉपिक से प्रश्न पूछ रखा है 2-3 बार, तो याद रखिएगा। यूपीएससी कई दफा यहाँ से प्रश्न पूछ रखा है, इन सब सारे फैक्ट को याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना, 2030 का एजेंडा इसे बोला जाता है। तो इस तरीके से 17 लक्ष्य याद रखने हैं, 17 लक्ष्य आपको याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको कवर करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो यह क्या देता है। अगर 17 लक्ष्य की हम बात कर ले तो सबसे पहले सभी लोगों की समानता की बात करें, पृथ्वी को समग्र भाव देगा। उसके बाद साझेदारी की बात करेगा, शांति स्थापित करेगा और संपन्नता की बात करेगा। ये जो 5 महत्वपूर्ण आपको क्या है
महत्वपूर्ण लक्ष्य, यह 17 और 169 जो उद्देश्य है उसके बारे में हम क्रक्स बोल सकते हैं। 5 महत्वपूर्ण सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, जहां पर हम सब लोगों के साथ हम क्या करें, गरीबी और भूख की उपस्थिति के संदर्भ में बात करेंगे, पर पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, साझेदारी आपसी समझ की बात करेंगे, शांति स्थापित करने की बात करेंगे, संपन्नता की बात करें। कुल मिलाकर यही सब है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, न्यूज पर आते हैं। पीयूष गोयल जो है कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय के जो मंत्री हैं। उसके बाद ये स्वास्थ्य मिशन को लेकर एक परिवर्तन की बात करते हैं। 12 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मी इस मिशन से जुड़े हुए हैं पिछले 3 वर्षों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में जो बात हो रही है, इसके कुछ डाटा फैक्ट है, याद रखिएगा। जैसे पिछले 3 वर्षों में शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य, बीमारियों, उन्मूलन के स्वास्थ्य के लिए इस मिशन में उल्लेखनीय प्रभाव हुआ। अगर 21-22 से लेकर 23-24 की बात करें तो इसके क्रियान्वयन की समीक्षा में बताया कि मातृ और मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। यहाँ पर 2014-15 के मुकाबले मातृ मृत्यु दर 25% से तक की कमी आई है, जबकि 5 वर्ष तक बच्चों की मृत्यु दर 75% की कमी आई। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने, 25 और 75%, यह वैश्विक स्थिति से बेहतर है। इस आधार पर 3 कसौटियां जैसे शिशु, नवजात और मातृ मृत्यु दर में SDG लक्ष्य 2030 से पहले पूरा हो जाने का लक्ष्य बताया गया। ये सब फैक्ट याद रखना है। तो मातृ मृत्यु दर जो है, माता का जो मृत्यु दर होता है वो 25% कमी आई है, और बच्चों की मृत्यु में 75% कमी आई है। आपको यह फैक्ट याद रखना है। अगर हम बात करें 1 सेकेंड यहाँ पर, अब इसके बाद टीबी, मलेरिया, कालाजार और डेंगू, लेप्रोसी, वायरल हेपेटाइटिस आदि जैसे बीमारी होते हैं, उसके खिलाफ चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में नेशनल हेल्थ मिशन पर बल प्रदान किया जाता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब नेशनल सिकल सेल एनीमिया जो एनिमेशन मिशन के रूप में एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया इसी के साथ राष्ट्रीय मिशन में। अब यह सरकार के द्वारा जारी एक नेशनल हेल्थ मिशन की एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। सब फैक्ट याद रखिएगा। तो अब हेल्थ मिशन क्या है, सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन है क्या है, तो देखिए कुछ है नहीं। 2013 में शुरुआत किया गया एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो क्या करेगा, सभी नागरिकों को, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपलब्ध कराएगा। 2 उपकरण कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए थे, 2 घटक इसको बोल सकते हैं हम। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित था, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शहरी क्षेत्रों पर स्थापित था। दोनों अलग अलग रूप से काम करेगा, और यह क्या करेगा कि इसके लक्ष्य क्या है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, जिस पर काम हुआ है। मातृ में 25%, शिशु में 75% कमी आई है। संक्रमक और गैर संक्रमक बीमारियों की रोकथाम पर नियंत्रण, तो मैं पहले भी संक्रमक और गैर संक्रमक बीमारियों के बारे में लगातार चर्चा किया हूँ। लास्ट ईयर की वीडियो में, अगर दिसंबर और नवंबर की वीडियो देखिएगा जाके, वहां पर ये सब तथ्य मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा संक्रामक रोग कौन होते हैं और गैर संक्रामक रोग कौन होते हैं, मुझे बताइएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की बात करता है, और स्वास्थ्य संरचना जैसे अस्पताल, क्लिनिक, अर्थात स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों की जागरूकता की बात करता है, ताकि जो सरकारी जो सेवाएं हैं उसकी पहुंच स्थापित की जा सके। अगर मुख्य घटक की बात कर ले तो मातृ शिशु स्वास्थ्य की बात करेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा, आशा कार्यकर्ता की बात कर रहा है। ये सब क्या करता है कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को क्या कर रहा है, प्रभावी बना रहा है, लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रहा है। और विकास लक्ष्य और भारत का राष्ट्रीय मिशन क्या है, यह भी समझने की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कैसे एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है, इस फैक्ट को समझिए। जैसे सतत विकास लक्ष्य जो है, भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य दोनों के बीच गहरा संबंध है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र 2030 के एजेंडे के तहत सतत विकास लक्ष्य को अपनाया। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वास्थ्य पहले शुरू की, जिसका हम रिजल्ट भी देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य कार्यक्रम SDG से संबंधित लक्ष्य, जैसे स्वास्थ्य और कल्याण SDG जो 3 है, सतत विकास लक्ष्य का गोल 3 है, वो क्या करता है, लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना और विभिन्न बीमारियों की रोकथाम करना। तो इसके लिए भारत का पहल क्या किया गया है, आयुष्मान भारत मिशन आप देखते होंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देखते होंगे, जिसमें टीका कार्यक्रम 3 महत्वपूर्ण जो है, जो सभी तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए लाता है। आपको यह ध्यान में होगा, तो ध्यान रखिएगा। SDG 3 को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की पहले इन तीनों को अच्छे से कवर करने की जरूरत है। पहले आयुष्मान भारत योजना पर बात कर रखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर बात कर रखा है, टीकाकरण कार्यक्रम की बात करा, इंद्रधनुष
की बात कर रखा है ना, आप लोगों को जाके पहले की वीडियो देखने की जरूरत है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि पानी और स्वच्छता को लेकर SDG 6 को लेकर आपको यहाँ पर लक्ष्य है, जिसमें सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित जल और स्वच्छता की सेवाएं सुनिश्चित करना SDG 6 का लक्ष्य है, अर्थात सतत विकास गोल 6 की जो बात करता है उसकी लक्ष्य। इसलिए भारत का पहल क्या है, याद रखिएगा, भारत स्वास्थ्य मिशन चलाता है, भारतीय स्वच्छ भारत मिशन चलाता है, जल जीवन मिशन चलाता है। तो इस तरीके से 2014 में जो स्वच्छ भारत मिशन, जो इसकी हमेशा आपको चर्चा देखने को मिलेगा, आमूलचूल परिवर्तन इसने किया, ये सब फैक्ट याद रखें। जल जीवन मिशन भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ जल पहुंचाने की बात करता है, ये सब फैक्ट याद रखना है। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त लैंगिक समानता के लिए आपको SDG 5 की बात करता है, अर्थात गोल सतत विकास गोल जो है वो जो 5 है वो लैंगिक समानता की बात कर, जहां पर लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों की समानता, उसके स्वास्थ्य के अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो इसके लिए भारत का पहल क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो हाल ही में 10 वर्ष कल हुए हैं, इसकी चर्चा आपको PIB में देखने को मिला है। कंटेंट आप एक बार जरूर जाके देखिएगा, उसके उद्देश्य क्या थे, लक्ष्य क्या थे, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा भारत सरकार, और महिला स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा, कई योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो गर्भवती महिलाओं के प्रोत्साहन देती है। तो इस प्रकार से आपको भारत का पहल किया जा रहा है लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, अर्थात SDG गोल्स 5 को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक असमानताएं, जो SDG 10 के तहत आता है, सामाजिक असमानताएं, जो हम इसके संदर्भ में समाज में असमानताओं को कम करना चाहते हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में समान पहुंच सुनिश्चित करने की बात करते हैं। इसके लिए भारत का पहल क्या है, आयुष्मान भारत योजना इसके लिए लाया गया है, गरीबों को, कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए, असमानताओं को दूर करने की बात करता है। तो SDG जो बात हो रही है लगातार इसको देख लेना। SDG की हम बात कर ले तो पहले 3 की बात हुई, 3 के बाद हम SDG 3 की बात कर रहे हैं, उसके बाद SDG आपको 6 की बात कर रहे हैं, है ना, फिर इसके SDG 5 की बात हो रही है, SDG 10 की बात हो रही है। इस तरीके से सारे को याद करना है। एक और है सतत उत्पादन और उपभोग, अर्थात SDG 12, जिसका लक्ष्य क्या है कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन सुनिश्चित करना। तो भारत का इस संबंध में पहल क्या है, इस गोल को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना लाया, स्वास्थ्य के लिए पोषण कार्यक्रम लागू करता है। तो देखिए इसके संदर्भ में यथास्थिति अलग हो सकती है कि इसके आंकड़े बदल सकते हैं, आंकड़े को स्थिति में फेरबदल हो सकती है कि सरकार ने लक्ष्य तो तय कर दी, योजना तो बना दिया, पर उस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो इसके लिए अलग से एक टॉपिक आता है जिस पर अलग कभी हम चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कभी टॉपिक आएगा, वेट कीजिएगा, उसके लिए स्थान छोड़ दीजिएगा, 2-3 पेज अतिरिक्त छोड़ दीजिएगा, जिस दिन होगा मैं नोटिफाई कर दूंगा, उस दिन जाके वहाँ ऐड ऑन कर देना, क्योंकि डाटा फैक्ट होता है ना, बहुत कठिन होता है जुगाड़ करना, तो उस पर समय मुझे चाहिए, इसलिए टू दी पॉइंट बात करूँ तो ये समय मैं ले रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। डेली का कंटेंट व्यवस्था करना ना बहुत टफ वर्क होता है। मैं सुबह 6 बजे से लगा हुआ, जाके 11 बजे वीडियो क्या और रिकॉर्ड हो रहा है, तो सोच के देखिए कितना टफ वर्क होता है। कंटेंट के अनुसार आप देखिए, सतत लक्ष्य 12 है तो उसके अनुसार कौन कौन सी पहल चलाई गई है, SDG 6 है तो उसके अनुसार कौन कौन सी पहल चलाई गई। तो आपको बहुत से डाइवर्सिटी डाटा में है ना, एक सेलेक्टिव डाटा को चूज करना होता है, जिसके लिए समय लगता है, तो हमें समय दीजिए आप लोग। इसके संबंधित जो यथास्थिति उस पर मैं अलग से चर्चा कर दूंगा किसी दिन, और मैं नोटिफाई कर दूंगा, उस दिन ऐड कर लीजिए। 2 पेज कम से कम छोड़ दीजिएगा अपने माइक्रो नोट्स के लिए, क्लियर है। चलिए अब सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों में हम बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की बात करते हैं, जो गुणवत्ता सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मजबूत करना, और ये सब चर्चा करता है। राष्ट्रीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना की बात करता है, जहां पर हम 50 करोड़ से अधिक गरीब भारतीय स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं। वहीं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस पर भी मैं चर्चा कर रहा, इस पर भी चर्चा हुआ, इस पर भी चर्चा कर दिया, इस पर भी पहले चर्चा कर रखा हूँ। तो ये सब क्या हो गए, कंटेंट आपको पहले से ही है। तो आपको जो PDF दिया गया है ना, आपको जो ऐप पर अवेलेबल है 400 से अप्रोक्स PDF, तो क्या करना, 2024 का जितना है उसको क्या करना, वह रिवीजन जरूर मार लेना है। खाली समय में कुछ नहीं कीजिए, आपको सिलेक्शन लेना है इस बार 70 BPSC में, UPSC में या अदर स्टेट PCS में। तो क्या करना है कि चुपचाप उस 14 के सारे कंटेंट को रिवीजन कीजिए,
कहीं भी आते जाते हो केवल पीडीएफ को पीपीटी को देखते चलिए, उतना से ही आपका काम चलता जाएगा। डाटा फैक्ट अपने माइक्रो नोट्स में शामिल करते जाइए, जो जानते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं जानते माइक्रो नोट्स में शामिल कीजिए। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न हम देख लेते हैं मेंस का, जो आपको ये आज का 23 जनवरी का है। सतत विकास लक्ष्य से संबंधित भारतीय प्रतिबद्धता उसकी नीतियों में दिखती है। इस कथन से संबंधित सतता की जांच करें। क्या ये कथन सही है गलत है आपको बताना है। अब देखिए पीटी के क्वेश्चन मेंस में भी दिखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है, तो कहीं भटकाव ना हो जाए इसके लिए आप लोग का उत्तर में इंतजार करूंगा। 7 PM से पहले आप लोग ऐप के चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा जो संबंधित पैक है प्राइम बैच का, हिंदी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, या तो जो पेड ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। और सीरियस होकर सभी बच्चे अपना आंसर लिखेंगे, किसी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं मेंस का टॉपिक। देखिए भारत इंडोनेशिया संबंध को लेकर सामरिक सहयोग में एक और राह बढ़ी जब हम 26 जनवरी को भारत के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो प्रोबो सुबियांतो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। तो भारत इंडोनेशिया के संबंध चर्चा के विषय बने रहेंगे। तो आप इसको क्या करना है, देखना है, कवर करना है, अच्छे से कवर करना, जिसमें हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल करेंगे। तो इनकी मुख्य अतिथि जो होंगे सुकार्नो। तो हमारे देश में हर व्यक्ति की रगों में भारतीय पूर्वजों के खून बहता, हमारी संस्कृति पूरी तरह से भारतीय प्रभाव से परिपूर्ण है। ऐसी अगर बात किसी देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही तो हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से कितने कितने समान है, कितने पास है, इसको समझ सकते हैं आप कि हमारा खून उनके खूनों के रगों में दौड़ रहा, अर्थात हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं, इसको कोटेशन बना के इस तरीके से याद रखना। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर, तो देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको द्विपक्षीय, न केवल द्विपक्षीय संबंधों गहराई दिखेगा, हम बहुपक्षीय मंचों के साथ होते हुए दिखेंगे। वैश्विक राजनीतिक मंच पर हम बदलते समीकरण के प्रतीक दे सकते हैं, सैन्य सहयोग, आपसी हितों के लिए बात कर सकते हैं, सांस्कृतिक महत्व और वर्षों तक स्पष्ट होगा, ये सब बात होगी। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव के तंत्र दिखे जा सकते हैं, जिसमें बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव, खासकर दक्षिणी चीन सागर में जो 9 डैश लाइन के संदर्भ में चीन की रणनीति है, उसके संदर्भ में भारत की नीतियां लगातार देखने को मिल रही है। पहले भी मैं चर्चा करा, उसमें इंडोनेशिया यद्यपि दक्षिणी चीन सागर में विवादों के प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, फिर भी जो आपको एक द्वीप है उसका, इस द्वीप को नाम याद रखा, नेटूना द्वीप समूह के निकट चीनी जहाजों की गतिविधि के जकार्ता का संपर्क कर रहा है। तो इस तरीके से द्विपक्षीय संबंध दक्षिणी चीन सागर के रूप में देखने को मिल सकता है। भारतीय हितों के संदर्भ में भी दक्षिणी चीन सागर का हित दिख सकता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब दक्षिण दक्षिण सहयोग आप लगातार आप देखते होंगे, इस बहुपक्षीय मंच जैसे आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, क्वाड, यद्यपि इंडोनेशिया इसका हिस्सा नहीं है, फिर भी इसके मंच आपको हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में सामरिक अवसर मिलते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव संतुलित होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में हम द्विपक्षीय सुरक्षा, बहुराष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। रक्षा सामरिक स्थिति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया नौसेना तटस्थ बलों के साझा अभ्यास, विभिन्न रक्षा समझौते, आधुनिकीकरण परियोजनाएं चर्चा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। नवीनतम समाचार के अनुसार हम ब्रह्मोस सुपर क्रूज जो मिसाइल है खरीदने के लिए सौदे करीब है, उनका अनुमानित कीमत $45 करोड़ हो सकता है। ऐसी बातें हो रही कि इंडोनेशिया क्रूज मिसाइल हमारा खरीदेगा ब्रह्मोस, जो बहुत से देशों के द्वारा खरीदा गया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस देश के द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसी में इंडोनेशिया ब्रह्मोस के लिए दूसरा निर्यातक ग्राहक बन जाएगा। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया ने भारतीय ध्रुव उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर आकाश वायु रक्षा प्रणाली रुचि दिखाई है। तो इस तरीके से हम रक्षा जो क्षेत्र में भारत के जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको कहीं बल मिलेगा और भी, क्योंकि खरीदार देश बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे ना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे ना। तो इसके लिए हमारा मेक इन इंडिया प्लान जो रक्षा क्षेत्र में और भी बढ़ेगा। और हाल ही में रक्षा क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है, मैंने लास्ट वीक में ही चर्चा किया है। देखिए बाबू, आप लोग ध्यान रखो कि कोई भी टॉपिक एक दूसरे से नहीं है, सभी एक दूसरे से टॉपिक से कनेक्ट है। इसका उपयोग, उस डाटा का उपयोग इस टॉपिक में करोगे, इस टॉपिक का डाटा का उपयोग किसी और टॉपिक में करोगे। तो 365 दिन, जितने दिन क्लास होती है उतने दिन सीरियस होकर पढ़ो।
सिलेक्शन अगर लेना है, सिलेक्शन में अपनी सिलेक्शन जो पीडीएफ होता है, फाइनल पीडीएफ होता है, उसमें अपना नाम दर्ज करना है ना, तो आपको सारे तथ्य सारे चीज़ों को समझना होगा। केवल यह कह देना कि हमसे नहीं होगा या लगातार 1 घंटे में क्यों बकवास सुने, तो बकवास सुनिएगा उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपका सिलेक्शन कुछ नंबर से छूट जाएगा। और वो क्या होगा कि आपके पास वो डाटा की कमी होगी जिसके कारण वो छूटेगा, आपके पास बेस्ड कंटेंट नहीं होगा, टू दी पॉइंट कंटेंट नहीं होगा जिसके कारण छूटेगा। ओवरऑल सभी लोग औसत तो लिख ही लेते हैं ना, पर औसत से बेहतर चीजें अगर नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए कितना अच्छा इंडोनेशिया और भारत के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए बात करेगा। जैसे हम इंडोनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर विदेश नीति की बात होगी, भारत की विदेश नीति की बात होगी, कौन सी लुक एक्ट पॉलिसी की बात होगी। तो आपको पहले ही, मैंने कुछ दिन पहले ही सारे भारत की विदेश नीतियों के बारे में चर्चा का, जहाँ पर पंचशील समझौता की बात की, गुजरात सिद्धांत की बात की थी, वाजपेयी सिद्धांत की बात की थी, लुक एक्ट पॉलिसी की बात की थी, उत्तर उत्तर गलियारा की बात, दक्षिण दक्षिण गलियारा की बात की थी। तो आपको ये सब सारे विदेश नीतियों के संदर्भ में भारतीय हित बता रखा है। तो आपको सारे न्यूज़ को यहाँ कलेक्ट करना है। जैसे ही मैं बोलता भारत और इंडोनेशिया के बीच आपको लुक एक्ट पॉलिसी की बात हो रही, तो आपको वो तुरंत याद होना चाहिए लुक एक्ट पॉलिसी है क्या। क्लियर है? तो आप लोग जाके वीडियो को सीरियस होकर देखिए, अपने माइक्रो नोट्स को पलटिए और देखिए वो है क्या। चलिए आगे हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त सैन्य सहयोग और संयुक्त अभ्यास आपको लगातार होते रहते हैं। भारतीय से 352 सदस्यीय दस्ता गणतंत्र दिवस के परेड में भारतीय दस्तों के साथ मार्च करेगा। तो देखिए कितनी बड़ी दस्ता आ रहा है इंडोनेशिया से, जो इसको 352 सदस्य है, जो भारतीय 26 जनवरी को इसमें परेड में शामिल होंगे, हिस्सेदारी में भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रीय समारोह में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, संवैधानिक आदर्शों में उत्सव मनाएंगे। ये सब फैक्ट आपको याद रखने। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में हम संबंधों को राजनीतिक सार्वजनिक रूप से क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। 1950 के बाद जब हम बात करते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर स्टार्ट हो, जब समय उपनिवेशवाद की बात करते हैं, पहले राष्ट्रपति इंडोनेशिया के ही कौन थे, पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। तो आप देख सकते 1950 से लेकर वर्तमान तक की जो यात्रा है हम इंडोनेशिया से ही शुरू की है। 50 का जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था उसमें कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। तो आपको यहाँ समझ सकता 1950 से लेकर अभी 2025 तक के रणनीतियों के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर डिजिटल क्रांति, वैश्विक साझेदारी की बात हो रही, पुनर्गठन की बात हो रही है, बहुपक्षीय सहयोगों की बात होगी, भारत इंडोनेशिया के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामरिक आयामों में गहरा है। इसके समय मध्यकालीन व्यापारिक सांस्कृतिक अदला बदली हम बात करें, वहीं पर लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर ले, भू राजनीति समीकरण की बात कर ले, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार के तौर पर बात कर ले, सैन्य संगठन के बारे में बात कर ले। इस तरीके से परस्पर हम सहयोग रणनीतिक तौर पर देख रहे हैं। भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक आधुनिक संदर्भ में पूर्ण मिलन, दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता की बात कर ले, या नए बहुधुरीय विश्व में एशियाई देशों की स्थिति की बात कर ले, साझेदारों की बात कर ले, तो इंडोनेशिया भारत प्रथम दृष्टि से सामने रहेगा। अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप समूह के बीच संबंध, सांस्कृतिक सेतु के बीच नई सदियों में हम एक स्थान दे सकते हैं। 25 जनवरी 2025 को ध्यान रख 26 जनवरी 2025 को अवसर दोनों देशों के बीच नए सफर के प्रतीक बन सकते हैं। ये सब बातें तथ्य सामने आए। तो कुल मिलाकर भारत और इंडोनेशिया के बीच कैसे सांस्कृतिक संबंध है, कैसे राजनीतिक संबंध है, कैसे व्यापारिक संबंध, इसके संदर्भ में हम चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना, मेंस के लिए राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होता है ना और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दोनों से मिक्स करके यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय हित से संबंधित जोड़कर या अंतर्राष्ट्रीय हित से भी संबंधित जोड़कर। तो इसको अच्छे से कवर करना। दोनों आपके आईआर और राष्ट्रीय हित वाले जो कंटेंट होते हैं वहाँ दोनों से आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके लिए दूरेज नहीं है। क्लियर है? गांव की किस्मत पर फैसले सर, एक आर्टिकल आया है, इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा, आप लोग देखिएगा। इस पर देखिए कुछ खास बातें नहीं, इसको समझिएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि हम जब शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, शहरी अवसंरचना की बात करते हैं, तो शहरी अवसंरचना के साथ कुछ पॉजिटिव बातें उभर कर सामने आती कि सेवा की आपूर्ति बेहतर होती है। तो उससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि देश के अन्य पिछड़े जो पिछड़े क्षेत्र है, वहां से लोगों का पलायन इस क्षेत्रों में होगा। पलायन जब क्षेत्रों में हो तो जनसंख्या बढ़ेगी क्षेत्र का, तो जनसंख्या बढ़ेगी इस क्षेत्र का, तो हमें जनसंख्या के जलवायु परिवर्तन के मुद्दे देखने को मिलेंगे। परिवर्तन के जैसे पॉल्यूशन की बात होगी, और भी चीजें होती है, प्रदूषण की बात होगी।
फिर नीति नीति निर्माण की समस्या आएगी, फिर उसके बाद सुरक्षा की बात होगी। ये सब फैक्ट आपको देखने को पड़ेंगे शहरी अवसंरचना निर्माण के साथ ही। जैसे दिल्ली मुंबई बेंगलोर जैसे शहर, हैदराबाद जैसे शहर, कलकत्ता जैसे शहर अगर देखते हैं तो आसपास के जो पिछड़े क्षेत्र है वहाँ के लोग जाएंगे तो ये सब समस्या आएंगे। तो इसके संपूर्ण समाधान क्या हम इस शहरी अवसंरचना के साथ जोड़कर समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होंगे उनके लिए सुविधा होगी ना। अब बाहर से जो लोग आएंगे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, या महाराष्ट्र में जिस तरीके से विवाद क्रिएट होता है भाला मानुस का या धरती पुत्र के संदर्भ में जो बातें होती है वो सब चीज़ें आप सुनते होंगे। तो अगर हम इसको सुधार करने की जरूरत है तो हमें शहरी अवसंरचना के साथ साथ ग्रामीण अवसंरचना की बात करनी होगी। ग्रामीण अवसंरचना की बात करनी होगी, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देंगे जहाँ पर रोजगार होगा, रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। क्षेत्र विकास की बात होगा, क्षेत्र विकास की बात होगा। फिर उसके बाद क्षेत्रों के साथ साथ सतत सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात होगी। और भविष्य उन्मुख लक्ष्य हमारे पास होंगे जिसके आधार पर हम गांव का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके और यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार दे सके या इसके आसपास क्षेत्रों में ही रोजगार दे सके। जैसे मान लीजिए आप पुणे के एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पुणे शहर में आने से अच्छा है कि पुणे के ग्रामीण क्षेत्र तो कोई तालुका है, तालुका के आसपास ही आपको चीज़ें उपलब्ध करा दी जाए। अगर हम बिहार में बात करें, बिहार में पटना है, पटना शहर है, राजधानी है, तो पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप उसके शहर में बसे लोगों के लिए केवल करे। अगर इसको होलिस्टिक देखिएगा तो इसके अलावा हम सैटेलाइट शहर की घोषणा जो कर रखे 6 सैटेलाइट शहर को, तो हम 6 सैटेलाइट जैसे बिहटा हुआ, फिर आपको फतुहा हुआ, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर हुआ, गया हुआ, इस तरीके से आप देखते हैं ना। इन सैटेलाइट शहरों को विकसित कीजिए। अभी सैटेलाइट शहर को और सैटेलाइट शहर से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि ग्राम से जो गांवों से उठकर लोग शहरी और संरचना की ओर भाग रहे हैं, वहाँ के लाइटों की ओर भाग रहे हैं, रोजगार के लिए भाग रहे हैं, अपने बेहतर कल के लिए भाग रहे हैं, आप उनके छोटे छोटे सैटेलाइट शहर में उपलब्ध करा दीजिए। तो आप दोनों के साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या तारतम्यता बना पाएंगे, संबंध बना पाइएगा। इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होगी शहरों में उसको रोक पाइएगा और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आप विकास कर पाइएगा। तो इस तरीके से आपको यह डेवलप करना होगा जो मॉडल भारत के में स्थापित है सैटेलाइट शहरों का। जो मुख्य शहर है उसके आसपास के क्षेत्रों को सैटेलाइट शहर बनाना, जिसमें कुछ चुनिंदा शहर को चुन लिया जाएगा। अब उसको अगले स्टेज पे ले जाने की आवश्यकता है। जैसे सब सैटेलाइट शहर, सब सैटेलाइट का भी सब सैटेलाइट बना सकते हैं, अर्थात हम एक कड़ी बना सकते हैं। एक पवेड में या लोक प्रशासन में कॉन्सेप्ट है, क्या है, एक जब प्रभाग की बात करते हैं ना, प्रभाग और विभाग की बात करते हैं, मंत्रालय पहले होता है, मंत्रालय के बाद विभाग होता है, विभाग के बाद प्रभाग होता है, प्रभाग के बाद आपको क्षेत्रीय कार्यालय होता है। तो आपको स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रालय में होगा जहां से नीति निर्णय सब लिए जाती, इसी तरह स्टेज बाय आपको बटे होते। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर या तो हम इस तरीके से कह सकते एक हाथ 5 उंगलियां आपको पवेड में कॉन्सेप्ट है जहां पर सोर्स एक ही हो पर इसके हाथ अलग अलग 5 रूप से काम करे या अलग रूप से और भी। तो आपको 5 उंगलियां एक हाथ बनाने की जरूरत नहीं है, अर्थात 5 चीजों को एक में जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक चीज को 5 में डायवर्सन करने की जरूरत है, अर्थात विकेंद्रीकरण की नीति अपनाने की जरूरत है। हम जो शहरी सुविधाएं दे रहे हैं ना वही सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दे दे, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर, तो जाकर आप बहुत करीब लक्ष्य के पास होंगे। तो यही लेख में बताना चाह रहा था, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से समझ लीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक लेख है, आपको एडिटोरियल के माध्यम से मेंस टॉपिक में दुख सबको मांझता है। देखिए, विषम परिस्थिति में कोई व्यक्ति होता है तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो पॉजिटिव वर्क वो कर लेता है, बहुत इस प्रकार के कार्य कर देगा जहां से कल्पना ही नहीं हो सकती, या नेगेटिव वर्क में हम बोले वो अवसादग्रस्त हो जाएगा और अपनी जीवन के संदर्भ में गलत निर्णय ले लेगा, अर्थात वो जो सपने बुने हैं या सपने बुनने के लिए जो प्रयास कार्य कर रहा था उसके विपरीत जाकर कार्य करने लगेगा। इस तरीके से क्या होता है, दोनों ही संदर्भों में दुख या विपरीत स्थिति में व्यक्ति की पहचान कराता है कि वो राज्य का एसेट अर्थात संपदा होगा। एसेट का मतलब संपदा, जिससे राज्य का भविष्य तय हो सकता है, या स्वयं का एसेट
समाप्त कर लेगा, जो एसेट के रूप में उसकी पहचान है वो समाप्त कर लेगा। इस स्थिति में व्यक्ति वही सबसे सफल हो सकता है जो राज्य के एसेट में बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ पर परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, समस्या हो, लगातार अंबार आपके जीवन में होगा, और हर लोगों का अलग अलग तरीके का होगा। जो ऐसा कोई तय मानक नहीं है कि इस छोड़ा छोड़ी, इस बच्चा बच्ची का जो ये समस्या है वही इसी बच्चा बच्ची का समस्या होगा, या इस व्यक्ति का जो समस्या होगा यही व्यक्ति का समस्या होगा। हो सकता है कुछ समानांतर बिंदु होगा, पर दोनों के जो ग्राफ होंगे ना अलग अलग होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों के हम ग्राफ अलग अलग देखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो दोनों के पहचान, स्व पहचान की स्थिति भी अलग अलग होगी, स्व पहचान की स्थिति अलग अलग होगी, और दोनों के जो सफलता के स्तर भी अलग अलग होंगे। इसको समझिएगा, दोनों के क्या होंगे, जो समस्याओं के समाधान ढूंढने के तकनीक होंगे ना वो अलग अलग होंगे, पर दोनों के संदर्भ यही होगा कि समस्या में बेहतर प्रदर्शन कौन करता है। यही समझिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न, इस एडिटोरियल से प्रश्न पूछ सकता है। इससे संबंधित एक आपको कुछ संभावित प्रश्न बना के पूछे जा सकते, जैसे जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ और जहाँ समस्या वहाँ समाधान। आपको इस प्रकार से लोकोक्तियां बनाकर एक प्रश्न पूछ देगा, जहाँ के यहाँ इससे संबंधित कंटेंट आपको लिखने होंगे। जहाँ चाह वहाँ राह है और जहाँ समस्या वहाँ समाधान है। इस तरीके से समस्या का सामना करने वाले ही समाधान के मालिक बनते हैं। हर बंद दरवाजे के पास एक चाबी होती है, अर्थात कोई एक बंद दरवाजा है तो उसके लिए कोई चाबी हो तभी तो बंद हुआ होगा ना। तो इसके लिए विकल्प तलाशने की बात करता है, उस रोशनी की तलाशने की बात करता है इस लोकोक्ति में। वही समस्या सदा आती है पर समाधान से ही जाती है। समस्या हमेशा आपके जीवन में होगा, ऐसा कोई है ही नहीं आपका मनुष्य जीवन दे दिया गया और अब फूलों की से, ऐसा थोड़ी है कि अभी हाल ही में देखिए सैफ की घटना, जो सैफ अली खान की घटना, वो राजघराने से आते हैं ना, राजघराने से आते हैं, पटोरी परिवार से आता है। तो यहाँ पर सोच के देखिए, मालिक है फिर भी उसको समस्या हो गया, उसको कोई चाकू मार के, अदना सा आदमी चाकू मार के निकल गया। सोचिए समस्या कितनी बड़ी है, कितना बड़ा समस्या लेकर जी रहा है वो व्यक्ति। और गरीब तो उसका बात ही नहीं करना है, वो तो समस्याओं से जीता है, समस्याओं में समस्याओं में जन्म लेता है, समस्याओं में जीता और समस्याओं में ही मर जाता है। तो यहाँ पर समस्या सदा आती है, समाधान ही जाती है। समस्या पहाड़ जैसी हो तो भी समाधान एक कंकड़ से शुरू होता है। तो इस तरीके से संदर्भ समझ के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। समस्याओं को समझो, समाधान खुद दिख जाएगा, या जहां समस्या होती है वहीं समाधान भी छिपी होती है। इस प्रकार से लोकोक्तियों से या आर्टिकल का कोटेशन बनाकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको इस पर अभ्यास करने की जरूरत है, और अभ्यास लगातार करने की जरूरत है। अगर इस प्रकार से टॉपिक बनाकर समाधान कर लीजिए, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर हम कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हालांकि मेरी आवाज़ अभी भी दबी हुई है, कोशिश करूँगा जल्दी रिकवर करने की और सारी चीज़ों को कवर करने, क्योंकि अभी भी आपको जो पहला टेस्ट हुआ उसका एनालिसिस नहीं करा सका, उसके लिए मुझे खेद है, अफसोस। चीज़ों को जाहिर किया जा सकता है पर समस्या विकट है। बस सहयोग की अपेक्षा आप लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।